नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ कर लेते हैं, जहां मोहन सरकार फिर कर्ज लेने जा रही है। जी हां, विपक्ष को चिंता है कि कर्ज से प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय खराब हो जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कर्ज लेने और चुकाने में सरकार सक्षम है। एमपी सरकार फिर लेगी कर्ज, सियासत होने लगी जमकर। कांग्रेस बोली कर्ज के दलदल में प्रदेश, बीजेपी बोली आर्थिक हालत मजबूत। विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले एमपी सरकार बाजार से लगातार कर्ज उठा रही है। राज्य सरकार जनवरी फरवरी में 10,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। अब रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के जरिए अपने गवर्नमेंट स्टॉक को बेचकर 3 हिस्सों में 5,000 करोड़ रुपयों का कर्ज बाजार से लेने की तैयारी है। इस पर कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 27 फरवरी को सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। इस तरह अपने करीब 2 महीने के कार्यकाल में ही नई सरकार ने 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। उन्होंने प्रदेश को कर्ज के दलदल में ढकेलने का आरोप भी लगाया। इससे पहले कर्ज पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह भी बयान दे चुके हैं। सरकार के पास पैसा है नहीं और तनख्वाहें मिली नहीं है 6-6 महीने से कर्मचारियों को, बिजली के कर्मचारियों को नहीं मिली है। शिक्षकों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, अतिथि शिक्षकों ने, उनको वेतन नहीं मिला है, तो खजाना तो खाली पड़ा है। तो सरकार तो मुसीबत में है और कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से हो रही बयानबाजी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कर्ज विकास के लिए लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार में कर्ज लेने और चुकाने दोनों की क्षमता है। कर्ज लेने का मादा सरकार रखती है, इसलिए कर्ज मिल रहा है, और कर्ज चुकाने का मादा रखती है। देखिए, ये विपक्ष के नेता हैं जो सिर्फ खजाने, सरकारी खजाने से अपने ऐशोआराम और अपने खजाने को भरने का काम करते आए। मध्य प्रदेश के विकास में और देश के विकास में इन नेताओं की भूमिका क्या रही है बताए तो। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के जीवन में बदलाव ला रही है, तो इनको तकलीफ हो रही है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी सरकार अपने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार अब तक कुल 27,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अब 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज मिलाकर कुल कर्ज 32,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। वर्ष 2024 में 23 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपए, 6 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपए और 20 फरवरी को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। अब 27 फरवरी को 3 किश्तों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने छिंदवाड़ा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देकर काम पर लगा दिया है, जिसके चलते छिंदवाड़ा के मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हवाओं का रुख बदलता नजर आ रहा है। कमलनाथ के कई नजदीकी भगवा के रंग में रंग गए हैं, जिसमें पांडुर्ना के नगर पालिका अध्यक्ष, 7 पार्षद, 16 सरपंच और जनपद सदस्य समेत करीब 700-800 लोग शामिल हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को टारगेट दे दिया है कि कांग्रेस के लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपना बनाओ। कांग्रेस से प्रताड़ित लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराना, राम मंदिर निर्माण में भाजपा के योगदान का गुणगान करना, मुफ्त अनाज, पक्का मकान और आयुष्मान से दिल जीतना, जाति के फॉर्मूले से सत्ता का गणित साधना। छिंदवाड़ा में उल्टी दिशा में बह रही ये हवा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुल नाथ सिर्फ 38,000 वोटों से जीते थे। उस वक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। 5 साल बाद अब कमलनाथ ना तो सीएम है, ना ही उनका वैसा रुतबा है। तो बीजेपी छिंदवाड़ा फतेह करने के लिए अपने एक्शन प्लान में जुट गई है। जिला अध्यक्ष रखेंगे कांग्रेस में हादसे पर पड़े बड़े नेताओं पर नजर।
मंडल अध्यक्ष को दी ब्लॉक स्तर के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की जिम्मेदारी। पन्ना प्रमुख दिव्यांग, वृद्ध और गरीब तबके के लोगों को मोदी सरकार की योजनाएं समझाएंगे। शक्ति केंद्र अध्यक्षों को सरपंचों को पार्टी में शामिल करने का लक्ष्य दिया। बूथ अध्यक्ष ऐसे लोगों पर फोकस करेंगे जो कांग्रेस से नाराज हैं। बीजेपी ने ये तमाम रणनीतियां कमलनाथ का किला ढहाने के लिए बनाई हैं। साथ ही पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट हासिल करने का अभियान प्रदेश भर में चलाया है। ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं छिंदवाड़ा के 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर। 2019 के चुनाव में 12,48,478 वोट पड़े। नकुलनाथ 5,47,305 वोट पाकर जीते चुनाव। भाजपा के नत्थन शाह को 5,09,769 वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में साल 2014 की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 3.48% घटा है। वहीं भाजपा का वोट प्रतिशत 4.4% बढ़ा है। कांग्रेस को 47% और भाजपा को 44% वोट मिले थे। ऐसे में अगर भाजपा अपने हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट पाने वाले फॉर्मूले पर खरी उतरती है तो भाजपा को करीब 7,18,910 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी पार्टी को कुल 12 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। छिंदवाड़ा में फिलहाल भाजपा इसी टारगेट के साथ काम कर रही है। कार्यक्रम भी करूंगा और आपके दर्शन भी जरूर करूंगा, क्योंकि भाषण से ज्यादा आपके भाव मेरे को समझ में आ रहे हैं। आपके भाव बता रहे हैं निश्चित रूप से इस बार हनुमान जी की गदा घूमेगी और विजय भी हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अज्जू भैया और उनको पूरी टीम और भाजपा में ज्वाइन होने वाले सभी लोगों के मैं आज भाजपा के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। छिंदवाड़ा में साल 1952 से लेकर अब तक भाजपा सिर्फ एक लोकसभा चुनाव जीती है। 1980 के बाद से यहाँ कमलनाथ, उनकी पत्नी और बेटे ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसलिए छिंदवाड़ा भाजपा की आकांक्षी सीटों में से एक है। माना जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा में खास फोकस है, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी कई सालों से अपने टारगेट में छिंदवाड़ा को रखती है। इस बार भी वही होगा जो हर बार होता है। बता दें कि अगस्त 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांढुर्णा को नया जिला बनाया था। पांढुर्णा में सौंसर विधानसभा को भी मिला दिया गया है। कमलनाथ के गढ़ में दरार डालने का ये प्लान विधानसभा चुनाव में तो काम नहीं आया, लेकिन भाजपा लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने में लगी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस छोड़कर जितने भी बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं लगभग सभी पांढुर्णा से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इसी बीच रुक करते भोपाल का बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है आज और 5:30 बजे ये चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर पैनल होगा आज फाइनल और लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह रहेंगे मौजूद। सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी रहेंगे मौजूद। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव समिति के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक होगी मध्य प्रदेश में। शाम को 5:30 बजे चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर पैनल को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र भी मौजूद रहेंगे, वहीं सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के अलावा कई सीनियर नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुराग, आज बैठक होने जा रही है और चुनाव समिति की बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? देखिए, अब धीरे धीरे, क्योंकि अभी अमित शाह का दौरा हुआ था और इसी बीच में अमित शाह ने तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे बात भी की है। दिल्ली में बैठक हो चुकी है एक बार चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की। अब वहां से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको लेके आज मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र और सह प्रभारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की ये बैठक होगी।
जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, संगठन महामंत्री शामिल होंगे और चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। और निश्चित रूप से अब माना जा रहा है कि पहली सूची के लिए जो है मध्य प्रदेश की तरफ से, यानी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो औपचारिकता है वो पूरी करके दिल्ली भेज दी जाएंगी, क्योंकि माना यही जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और उसमें मध्य प्रदेश की कम से कम 6 से 7 सीटें शामिल हो सकती हैं। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। सांसद प्रत्याशी को लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की और साथ ही सभी दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने करीब 105 लोगों से चर्चा की और उनके विचारों को भी सुना। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 के पार नारे को दोहराया। राय हमारी ली गई है। मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी मेरे साथ हैं, हमारे अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। 105 लोगों से हमने चर्चा की और उनके जो विचार थे वो हमको उन्होंने दे दिए और निर्णय हाईकमान करे। इधर प्रदेश में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पाटन विधानसभा विधायक अध्यक्ष विश्नोई ने आपको बता दें कि जबलपुर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्रों के लिए किए गए विकास कार्यों का हिसाब किताब भी दिया। अजय विश्नोई ने बताया है कि सीएम मोहन यादव ने 15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की, जिससे यह कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने ये भी बताया कि 5 करोड़ रुपए से पाटन, कटंगी और मझौली में नगर परिषद का भवन बनाया गया। वहीं 10 करोड़ रुपयों से पाटन में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का भवन निर्माण हुआ है। इस चुनाव को जीतने के बाद 100 दिन बीते हैं। 100 दिन के अंदर मेरे को ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 173 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें से 92 ग्राम पंचायतों में हमने बड़े सामुदायिक भवनों की स्वीकृति दी है। ये पहली बार हो रहा है कि उन ग्राम पंचायतों में इतने बड़े बड़े सामुदायिक भवन बन के तैयार हो रहे हैं, जो भविष्य में सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेंगे। इसलिए ग्राम पंचायत का सहयोग लेके स्थान का प्रॉपर चयन करके आगे उसमें आने वाले समय में बाउंड्री वाल और जो शौचालय की कल्पना करके उस सामुदायिक भवन को बनाया जा रहा है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन में हुए शिलान्यास कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के पोस्टर लगाए गए थे, जिसे अज्ञात लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। मामले में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया है कि यह उन लोगों का काम है जो नहीं चाहते हैं कि जबलपुर में इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हो सकता है किसी भाई को इस बात की तकलीफ होगी कि इतना सुंदर स्टेशन क्यों बन रहा है। 460 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश में बनने वाला ये अकेला रेलवे स्टेशन है, तो किसी को तकलीफ हो सकती है कि ये क्यों बन रहा है। लेकिन मेरी ऐसे सारे लोगों के प्रति सहृदयता है। मैं उन सबको भी बधाई दे रहा हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ जो ऐसे कामों में सहयोग करते हैं। मैं उन सबको भी धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ जो इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं। अगर किसी ने कोई पोस्टर काटा है या फाड़ा है तो मेरी ओर से उनको भी शुभकामनाएं। इधर गुना में पुलिस ने किसान आंदोलन के लिए ट्रैक्टर रैली पर रोक लगा दी है। ऐसे में एक किसान ने अनोखा तरीका अपनाया है। आपको बता दें कि किसानों ने खिलौना ट्रैक्टर की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि पुलिस ने रैली निकालने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को सुनवाई करनी होगी। जी, प्रशासन से और स्थानीय नेताओं से, जो कि लोगों की किसानों की आम समस्या जो है बिजली और पानी, बिजली पानी की समस्या जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और किसान आंदोलन है ये एक व्यापक क्षेत्र तक ही सीमित है। इसका
पूरे देश में होना चाहिए। सभी किसानों को संगठित होकर जो मांगे रखी गई है उनको सरकार तक पहुंचना चाहिए और सरकार को जो उचित लगता है सोच विचार करके किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए। पानी की समस्या है, 3-4 तालाबों की मांग हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं और उसके आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उन पे खास ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और दूसरी ये है कि एमएसपी का जो है यह हम खास मांग कर रहे हैं कि एमएसपी अभी आप देख रहे हैं 5600 रुपये के लगभग समर्थन मूल्य है सरसों का, लेकिन किसान क्या मजबूर है तो वो 4000 के रेट में बेचने जा रहा है। उसको पता है जब तक ये पंजीयन होंगे या तुलेंगे जब तक उसको ब्याज पड़ेगा, वो 4000 में उसकी मजबूरी है बेच रहा है। हम किसान से यही मांग रहे हैं, किसान सरकारों से यही मांग रहे हैं हमें एसपी मिले। इधर ग्वालियर में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने में नगर निगम पूरी तरीके से फेल हो गई है। सड़कों में घूम रहे इन आवारा पशुओं से आए दिन दुर्घटना होती है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। ग्वालियर शहर का हाल इन दिनों बेहाल है। शहर में आवारा गौवंश, स्ट्रीट डॉग और बंदरों का जबरदस्त आतंक है। आंकड़े बताते हैं कि एक साल में गौवंश की वजह से 100 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 8 लोगों की जान गई। वहीं गली मोहल्ले और सड़कों पर स्ट्रीट डॉग का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते 1.5 माह का आंकड़ा बताता है कि 8000 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। इधर ग्वालियर किले की तलहटी के निवासी बंदरों के आतंक से परेशान हैं। साथ ही शहर के वार्डों में आवारा सुअरों का भी आतंक बना हुआ है। गली मोहल्लों में कुत्ते सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, और अब वो कुत्ते इतने खूंखार हो गए हैं कि गाड़ी निकलती है तो वो बहुत तेज दौड़ते हैं काटने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे घटना सुनने में आई है कि एक शायद बुजुर्ग को कुत्ते ने काट लिया और शायद उसकी डेथ भी हो गई। तो प्रशासन इसमें कोई भी मदद नहीं कर रहा है। आवारा जानवरों और स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से निपटने के लिए भी अच्छा खासा बजट नगर निगम के पास होता है। गौवंश को कंट्रोल करने के लिए 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहा है। आवारा पशुओं को पकड़ने पर साल में 35 लाख रुपए कर्मचारियों के वेतन भत्ते और वाहनों के डीजल पर खर्च किए जा रहे हैं। वहीं स्ट्रीट डॉग सेंटर अक्टूबर 2023 से बंद पड़ा है और इसे जल्द चालू करने की बात निगम के जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में आवारा पशुओं और स्ट्रीट डॉग को लेकर माननीयों के अपने अलग अलग तर्क हैं। जहाँ तक आवारा पशुओं की बात है, उसमें जैसे आपने कुत्तों की बात की है, तो हमारा एबीसी सेंटर चालू होने वाला है, उसका टेंडर लग गया, खुलने ही वाला है। उसके बाद बहुत हद तक इस पे हम लोग लगाम लगाने में कामयाब होंगे। जहाँ तक आवारा सांड का सवाल है, तो रोज़ हमारी टीम निकलती है और रोज़ इनको पकड़ती है। करीब रोज़ हम 40 से ज़्यादा पशुओं को पकड़ के हम लोग अलग जगह पे छोड़ते हैं। इस पे जल्दी से ही काम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसका टेंडर किया गया था कुत्तों के लिए, तो और जो आवारा पशु हमारे शहर में घूम रहे हैं उनको पकड़ के गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है आवारा कुत्तों की। नहीं, अब इस पे बहुत जल्दी काम हो रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना ना हो इसका हम लोगों को भी ध्यान रखना है। क्योंकि सही बात है, जब आवारा पशु होंगे तो शहर में मतलब किसी के भी संग दुर्घटना हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में देखिए लाल टिपारा पर जो गौशाला है उसमें काफ़ी संख्या भी बढ़ी है, पर जब तक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से इन पशुओं का आना जब तक नहीं रुकेगा तब तक मेरा मानना है कि इसका मुकम्मल हल नहीं हो पाएगा। सरकार भी इस बारे में चिंतनशील है और वहीं पर उनकी व्यवस्था हो। स्मार्ट सिटी ग्वालियर के हर सड़क पर आवारा मवेशियों का आतंक है। शहर की सड़कों पर 30,000 स्ट्रीट डॉग्स, 10,000 गौवंश और 3,000 बंदरों की मौजूदगी है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना हो रही है। अब इससे तंग आकर लोग नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सुस्ती और लापरवाही ने शहर को जानवरों का घर बना दिया है। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग और आवारा जानवरों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि शहर पर आवारा कुत्तों का आतंक है और आवारा जानवर यानी कि जो सड़कों पर विचरण करने वाले गाय, बैल और आवारा पशु अब अपने आप में ट्रैफिक जाम तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों की जान भी आफत में डाल रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण आवारा कुत्ते और आवारा जानवर हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम और पुलिस प्रशासन इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जबकि अस्पतालों में स्ट्रीट डॉग और डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ने के साथ साथ दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर ग्वालियर में एक ऑटोमोबाइल में काम करने वाले पूर्व मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मैनेजर के साथ काम करने वाले उसके साथी ने ही मामला दर्ज कराया है। बताया ये भी जा रहा है कि कंपनी में अकाउंट
में पैसे जमा करने थे, लेकिन पूर्व मंत्री ने अपने खाते में पैसे जमा करा दिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही जांच में जुट गई है। जी, एक 406 का मामला दर्ज हुआ है अमानत में खयानत का, जिसमें समादिया मोटर्स में काम करने वाला जो मैनेजर था उसको 1 लाख रुपए जो कंपनी में जमा करने चाहिए थे या मतलब उसके पैसे नहीं थे, वो पैसे उसने रख लिया और उसके बाद से वो गायब है। ये हमें आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद FIR की गई है।